दिस इज़ इकरा नवाज़ और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हेनरी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल्स। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जनाब हेनरी फ्यूल्स थे कौन। तो जनाब ही वाज अ माइनिंग इंजीनियर इन अ फ्रेंच कंपनी। तो उन्हें 1888 में वहाँ का डायरेक्टर बना दिया गया। तो वहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे। तो हेनरी फ्यूल्स ने क्या किया कि वहाँ जब तक काम किया उसके बाद उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से रिलेटेड दिए। हमने इससे पहले पढ़ चुके हुए हैं कि F.W. टेलर जो थे उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए, लेकिन यहाँ पे हेनरी फ्यूल्स जो थे इन्होंने हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए जो कि वर्कआउट भी किए। ओके, अब बात की जाए कि आखिर वो ऐसे 14 प्रिंसिपल्स थे क्या, उनकी ज़रूरत कैसे पेश आई और उस टाइम पे जो वर्किंग थी या जो वर्किंग एनवायरनमेंट था वो कैसा था। सो लेट्स बिगिन। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फर्स्ट प्रिंसिपल की। इन्होंने कहा कि जनाब स्पेशलाइजेशन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल कोट किया करती हूँ जो कि उसी टाइम की टेम्प्रेरी उनके टाइम की जो थी वो ये थी कि जब एक पिन बनाई जाती थी ना, पिन प्रोसेसिंग के अंदर 18 स्टेप्स इन्वॉल्व थे। अब होता ये था कि ईच वर्कर जो था ना उसके साथ ये नहीं था कि उसको वो सपोज 1 से 3 स्टेप्स जो थे वो सिर्फ उसके रिस्पॉन्सिबल वो था। नो, हर एम्प्लॉय जो था वो उन 18 स्टेप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कोई डिवीजन ऑफ लेबर ही नहीं थी, कोई इस तरह का सिस्टम ही नहीं था कि भाई तुम 5 लोग जो हो वो सिर्फ फर्स्ट 3 स्टेप्स को देखोगे। नहीं, हर बंदा बस जब तक वो पूरी पिन प्रिपेयर नहीं हो गई वो सब लगे हुए हैं। नहीं, तो इस चीज़ की एक कमी थी जो इन्होंने फिल आउट की। इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं, हमें एक डिवीजन ऑफ लेबर यानी स्पेशलाइजेशन चाहिए। इन्होंने कहा कि जनाब कोई भी एक वर्क है, ठीक है ना, उसको उसके एलिमेंट्स में डिवाइड करो। जब आप उसको एलिमेंट्स में डिवाइड करोगे तो सपोज 18 एलिमेंट्स बने ना पिन प्रोसेसिंग के, तो उन्होंने कहा कि हर एम्प्लॉय इन 18 स्टेप्स के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। फर्स्ट 3 स्टेप्स के लिए ये जो 8 वर्कर्स हैं इनको हायर कर दो। अब क्या होगा कि जब वो रिपीटेटिवली इन 3 कामों को करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब उनके काम में एफिशिएंसी आएगी। अब क्या होगा, उनका आउटपुट मज़ीद इंक्रीज करेगा बाय स्पेशलाइजेशन इन अ लिमिटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है ना, लिमिटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज़। उन्होंने कहा कि इनको अब रिड्यूस करो। कैसे? विद एम्प्लॉयज़ वर्कर्स बिकम मोर एफिशिएंट, इंक्रीज देयर आउटपुट, ठीक है। जब वो एफिशिएंट होंगे तो जाहिर सी बात है उनका आउटपुट इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा कि जनाब आपका जो मैनेजर है ना उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो आपके वर्कर्स को कमांड्स इशू कर सके, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ही अकाउंटेबिलिटी की भी बात कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो अथॉरिटी है ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ड्राइव हुई है जो कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने काम कंप्लीट करवाना है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दरअसल आपकी ये अथॉरिटी जनरेट कर रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं डिसिप्लिन की। उस टाइम पे उन्होंने कहा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन कैसे आता है, डिसिप्लिन आता है जब आपके जो वर्कर्स हैं वो ओबे करें किसको, आपके ऑर्डर्स को, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के जो ऑर्डर्स बनाए हुए हैं, पॉलिसीज जो बनाई हुई हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि लेकिन आपकी पॉलिसीज, आपके प्रिंसिपल्स तो हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन किस चीज़ का रिजल्ट है, आपकी इफेक्टिव लीडरशिप का। अगर आपका मैनेजर के साथ एक अच्छा लीडर भी है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली जनरेट होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। वर्कर्स मस्ट अंडरस्टैंड द रूल्स एंड द मैनेजमेंट शुड यूज पेनल्टीज जुडिशियसली इफ वर्कर्स वायलेट द रूल्स, ठीक है। अब देखें इस एक प्रिंसिपल में उन्होंने कितनी बातें की। उन्होंने कहा कि जब आपकी कंपनी के अंदर ऑर्डर्स होंगे तो उनको फॉलो करने से आपके वर्कर्स जब फॉलो करेंगे डिसिप्लिन आएगा। फिर उन्होंने कहा कि एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप जो है वो जनरेट करती है डिसिप्लिन को, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास एक सिस्टम
ये भी होना चाहिए, पेनल्टी सिस्टम भी होना चाहिए कि जो वर्कर्स आपके सिस्टम को, आपके पॉलिसीज़ को वोलेट करेंगे, फिर आपने जुडिशली आपने उनको ना कंट्रोल करना है जो वोलेट कर रहे हैं आपके रूल्स को, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रिंसिपल्स की, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, इसमें वो क्या कहता है, उसमें वो ये कहता है कि अगर आपका जो एक एम्प्लॉय है उसको ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये बंदा भी ऑर्डर्स दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, एम्बिग्विटी क्रिएट होगी ना। तो इसलिए हर एम्प्लॉय का बॉस एक ही होना चाहिए। अगर हर कोई उसका बॉस बन गया तो फिर तो जनाब काम नहीं हो सकता वहाँ पे ना, कि एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन बॉस। ठीक है, एक ही बॉस से आपको ऑर्डर्स मिलने चाहिए टू अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, राइट। अब फिफ्थ देखें, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय की बात की, ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ग्रुप की। ठीक है, सपोज कि ये जो 3 बंदे हैं इनको हमने एक काम असाइन कर दिया कि ये काम आपने करना है। अब ये नहीं होना चाहिए इसका बॉस और है कोई, इसका बॉस कोई और है, इसका बॉस कोई और है, तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स जनरेट होंगी ना। वो कहेगा नहीं मेरे बॉस ने ये कहा है इस तरह करना, ये कहे नहीं इस तरह, नो। तो जनाब जब आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो तो इस ग्रुप का बॉस एक ही होना चाहिए, राइट। ईच यूनिट और ग्रुप हैज ओनली वन बॉस एंड फॉलोज वन प्लान। एक प्लान को अब आप फॉलो करोगे, एक ही बॉस होगा, सो दैट द वर्क इज कोऑर्डिनेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही हमें अचीव करनी होती है। अब 6th में देखें, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी बेसिक। क्या है, आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो हैं वो सबऑर्डिनेट होने चाहिए आपकी कंपनी के इंटरेस्ट के, ठीक है ना, एज अ कंपनी एज अ होल। हमें ये देखना है कि हमारी कंपनी के हक में क्या बेहतर है। ओके, 7th, रिम्यूनरेशन। डेफिनेटली उस टाइम पे वर्कर्स को बहुत कम पे किया जाता था और जो उनके वर्किंग आवर्स थे वो ज़्यादा थे। फिर जो एम्प्लॉय या जो वर्कर कोई कुछ इनोवेट करता था उसको रिवार्ड नहीं किया जाता था। तो इन्होंने कहा कि वर्कर्स मस्ट बी फेयरली पेड। जब हम फेयरली पेड कह रहे हैं तो हम वो कह रहा है कि कंसीडर करो कि उसने कितने आवर्स काम किया है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी। इन सब चीज़ों को नोट करो और उसके अकॉर्डिंग, उसकी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली उनको पे किया जाए, ठीक है। फिर बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की। अच्छा, उस टाइम पे उन्होंने सेंट्रलाइजेशन की बात की। उनका पर्पस ये नहीं था कि आप अथॉरिटी को सेंट्रलाइज करके रखो। उन्होंने कहा बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। You can centralize your decision making, either you can decentralize your authority, but डिपेंड करता है कि अगर तो आपके जो वर्कर्स जो हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है तो आप डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन रेफर टू डिसीजन मेकिंग, ठीक है, स्पेशली वेदर डिसीजंस आर सेंट्रलाइज्ड, यानी आपकी सिर्फ मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो डिसीजन मेकिंग करेगी, और डिसेंट्रलाइज्ड यानी अब आपके वर्कर्स यानी आपके एम्प्लॉयज़ के पास भी आप वो अथॉरिटी आ गई है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। अब वो ये क्या फ्यूल्स बिलीव क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि वेदर अ कंपनी शुड सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इट्स डिसीजन मेकिंग ऑन विच इट डिपेंडेड ऑन कंपनी सिचुएशन एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स वर्कर्स। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है वर्कर्स की, आपको लगता है कि वो बेहतरीन एडवाइस दे सकते हैं आपको और किसी भी क्राइसिस सिचुएशन के अंदर वो बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, तो यू कैन डिसेंट्रलाइज योर डिसीजन मेकिंग। बट इफ़ यू बिलीव कि डेली वेजर्स हैं और उनसे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्क करवाना है तो आप उसको अथॉरिटी को सेंट्रलाइज रखो, राइट। ओके, अब इसमें वो क्या कहते हैं, लाइन ऑफ अथॉरिटी। उन्होंने कहा जनाब कि आपकी जो अथॉरिटी है वो टॉप टू डाउन मूव करनी चाहिए, राइट। लाइन ऑफ अथॉरिटी मूव्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू डाउन टू द लोएस्ट रैंक। दिस हायरार्की इज नेसेसरी फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, ये ज़रूरी है। पता देखो ना, इन वर्कर्स को पता है कि हम इनको आंसरेबल हैं, और ये जो 2 हैं इन्हें पता है कि हम इनको आंसरेबल हैं। पेन को क्या हो गया है, ठीक है, राइट।
But communication can also occur literally if the bosses are kept aware of it. The line should not be overextended or have too many levels. उन्होंने कहा कि ये बहुत ओवर एक्सटेंडेड नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन लेवल्स में नहीं होने चाहिए. क्या होगा कि इससे एम्बिग्विटी क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना. ये बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है. देन कम्स ऑर्डर. ऑर्डर में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब आपका इन्वायरमेंट, आपके मटेरियल्स जो हैं, ठीक है, आपकी पॉलिसीज, आपके रूल्स सब एक ऑर्डर में होने चाहिए. पीपल एंड मटेरियल्स शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, राइट. ये आपकी ऑर्डरनेस है कंपनी के अंदर. फिर क्या बात करते हैं, इक्विटी की, ठीक है. फेयरनेस होनी चाहिए, आपके एम्प्लॉयज़ की डिग्निटी हर्ट नहीं होनी चाहिए. रिस्पेक्ट शुड प्रोवेड द ऑर्गेनाइजेशन, ये इक्विटी है ना. आपके जो बॉसेज हैं दे मस्ट ट्रीट एम्प्लॉयज़ वेल, ठीक है ना, विद द, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कम्बिनेशन ऑफ काइंडलीनेस एंड जस्टिस, ठीक है ना. इस चीज़ को, इस प्रिंसिपल्स को हर वक्त उन्हें कंसिडर करना है. 12th में देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. ये जो आज की ऑर्गेनाइजेशन इसको बहुत 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 इम्पोर्टेंट कंसिडर करती हैं. क्यों, देखें, जिस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर रेट ज़्यादा होगा वो कंपनी जो है वो ट्रबल में ही रहेगी, ठीक है. क्यों, क्योंकि एक कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने लोगों पे इन्वेस्ट करती है, उन्हें ट्रेन करती है, उन पे अपना टाइम इन्वेस्ट करती है, मनी इन्वेस्ट करती है, अपने रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करती है. तो अगर वही एम्प्लॉयज़ जो हैं 6 माह बाद आपको छोड़ के जा रही हैं, 2-3 माह बाद छोड़ के जा रही हैं, तो क्या होगा कि आपको फिर से नए एम्प्लॉयज़ को हायर करके ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा ना. तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस डू बेस्ट व्हेन टेन्योर इज़ हाई. आपकी कंपनी प्रॉफिट्स में जाना शुरू हो जाती है ना जब आपके अपने एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के नहीं जा रहे, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है. पीपल नीड टाइम टू लर्न देयर जॉब्स. स्टेबिलिटी प्रोमोट्स लॉयलिटी, डेफिनेटली. हाई एम्प्लॉयज़ टर्नओवर इज़ इनएफिशिएंट. आपको ये सूटेबल नहीं है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ये उसको लॉस में लेके जाएगा, प्रोडक्टिविटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा ये. ओके, इनिशिएटिव. ये हेनरी फ्योल ने उस टाइम पे कहा कि अगर तो आपका कोई भी एम्प्लॉय, जैसे कि FW टेलर ने कहा कि हर काम को करने का एक दी बेस्ट वे होता है, हर टास्क को परफॉर्म करने का, हमें उसी को फाइंड करना है जिसमें कम टाइम लगे और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो. तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये चीज़ चाह रहे हो ना, तो अपने एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ के लिए इनकरेज करो कि वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा कोई भी उस पर्टिकुलर जॉब को बेहतर तरीके से नहीं जान रहा होता, क्योंकि वो उसको काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहे होते हैं ना. तो अलाउइंग एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन द राइट टू क्रिएट प्लान्स, कैरी देम आउट will make them more enthusiastic and will encourage them to work harder, ठीक है ना. आपको willingly, आपको पूरे दिल से उन्हें प्रमोट करना है, राइट. इस स्प्रिट द कोर्प्स, इसमें वो क्या कहते हैं जनाब, हार्मनी और जो टीम स्पिरिट है ना विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहता है, इट बिल्ड्स मोरल एंड यूनिटी. और मेरे ख्याल में यही एक जो चीज़ है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे लेके जाती है. अगर आपकी जो टीम स्पिरिट है ना और जो टीम वर्क है वो आप में यूनिटी क्रिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये यूनिटी जो है वो आपको एफिशिएंसी की तरफ ले जाती है, ठीक है. और एफिशिएंसी डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी की तरफ जाती है. प्रोडक्टिविटी क्या, प्रॉफिट्स. और प्रॉफिट्स ही जो हैं ये गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. सो अब तक के लिए इतना ही जनाब. अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट आपकी पसंद का टॉपिक मैं डिस्कस करूं, तो प्लीज़ मुझे वो टॉपिक जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.